क्लास 10th। कल मैंने आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले थे 20। उसके बाद खंड बाकी क्वेश्चन में समझा रही हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब समांतर की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको क्या प्रूफ करना है। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें AB और CD स्पर्श रेखाएं हैं और व्यास है आपका PQ, वृत्त का व्यास है। ये P पर टच कर रहा है और ये यहाँ पर Q। तो मैंने यहाँ पर माना PQ वृत्त का व्यास है, AB और CD स्पर्श रेखाएं हैं। PQ पैरेलल, तो PQ परपेंडिकुलर AB, PQ परपेंडिकुलर CD यानी लंबवत है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि वो थ्योरम में हमने समझाया है पहले। एंगल BPQ इक्वल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। BPQ 90 होगा, DQP 90 होगा, CQP 90 होगा, यानी APQ भी 90 होगा। तो एंगल BPQ इक्वल एंगल CQP, तो एक तरीके से ये कैसे एंगल बन गए, अल्टरनेटिव एंगल्स यानी एकांतर कोण है। तो इसका मतलब AB पैरेलल CD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान के चलेंगे, उल्टा चलते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो किस में होती है, P/Q के रूप में होती है। √2 इज इक्वल टू P/Q। तो P और Q क्या है, सहअभाज्य है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अंडर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 2 इज इक्वल टू P²/Q² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः 2 P² को विभाजित करेगा। जब 2 विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। तो P इक्वल हम क्या मान लेंगे, 2R। क्यों, क्योंकि P के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर 2 है, तो हम P की जगह पर 2R यहाँ रखेंगे। तो 2Q² इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर, 4R² हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे। तो Q² इज इक्वल टू क्या निकल के है, 2R²। अतः जो 2 मेरा है वो Q² को विभाजित करेगा, तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। अब मैंने माना था कि P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब P और Q का जो HCF है वो कितना है, 1। लेकिन ये तो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो विरोधाभास के कारण हम क्या कहेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। गा A और B का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अनंत हल है। अब मैंने क्लास में सब चीज़ समझाई हुई है कि अनंत हल, अद्वितीय हल या मतलब संपाती रेखाएं या कोई हल नहीं, ये सारी कंडीशन समझाई हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों रेखाओं को ले लेंगे, 3x - a ले ली अपने यहाँ पर। तो इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। a1x + b1y + c1 इक्वल 0, a2x + b2y + c2 इक्वल 0 से कंपैरिजन करेंगे। तो a1 हमारा 3 हो गया, b1 ये हो जाएगा, माइनस चिन्ह साथ में आएगा। c1 इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो c1 इज इक्वल टू -2b - 1। a2 b2 और ये c2 लिख लेंगे। अब उसने कहा अनंत हल है, तो अनंत हल होने की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इक्वल कर लेंगे। पहले तो हम इन दो लोगों से बात करके अपने a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इससे और इससे बात करेंगे तो हमारे b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना सभी को आता ही है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x² - 2 √6x + 2, आप लोगों को इंटू करना आता है, 3 2 जा 6। यहाँ पर √6 वो भी कितने चाहिए, 2। आपको सबको पता है कि √a और √a का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, a। तो इस तरीके से
3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। √3x हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो √3x यहाँ बचेगा और यहाँ माइनस का √2, यहाँ पर √2 माइनस का कॉमन करेंगे तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 कॉमन करेंगे तो वही चीज़ फिर यहाँ बच गई दोबारा, तो x बराबर √2 अपॉन √3 कितने बार बचेंगे? 2 बार, 2 मूल इसके निकल करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। कहाँ से देखता है? बिजली के खंभे के शिखर से। तो मैंने बिजली के खंभे को क्या मान लिया? BC। तो C इसका क्या हो गया? शिखर। अब ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा, तो जब यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ भी 60 बनेगा। और कह रहा है कि बिंदु से और खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 25 मीटर 60। अब एंगल के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। जिस रेखा पर कोण बनता है वह आधार होती है। लंब और आधार का संबंध किसके साथ होता है? tan के साथ। तो tan 60 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। h हमारी निकल के आ गई 25/√3 मीटर, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। अब बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का ही है। DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AE, और ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखो, जब भी ये कंडीशन आती है पैरेलल वाली है तो हम थेल्स की प्रमेय का यूज करते हैं। DE पैरेलल AC है, DE कहाँ है आपकी? DE पैरेलल किसके? AC। और DF किसके पैरेलल है? AE के। तो त्रिभुज मैंने सबसे पहले लिया है ABE में, ABE में लिया तो DF पैरेलल AE। और जब ये पैरेलल होती है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं? समान। तो BF अपॉन FE इक्वल BD अपॉन DA लिख दिया थेल्स की प्रमेय से। सेम प्रोसेस हम यहाँ ABC से बात करेंगे तो DF किसके पैरेलल? वो DE किसके पैरेलल है? AC के। तो यहाँ पर BD और DA हो जाएगा और BE अपॉन EC हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है मुझे कि BD और DA देखो दोनों में दे रखे हैं RHS में। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल कर दिए। लेकिन प्रूफ में तो हमें उल्टा दे रखा है तो हम इन्हें भी उल्टा कर देंगे दोनों बच्चों में। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब है यहाँ पर दूसरे का वो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ विद्यार्थियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया। खाने के लिए कुल 240 का बजट रखा गया। तो हम पहले छात्रों की संख्या मान लें, टोटल कितने छात्र हैं। तो 240 बजट रखा गया तो एक व्यक्ति कितना रुपया देगा? तो हम क्या करेंगे? कुल रुपयों में कुल विद्यार्थियों का डिवाइड दे देंगे तो हमें एक व्यक्ति का रुपया निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही काम किया हुआ है, देखिए। माना छात्रों की संख्या क्या मान ली? x। तो कुल बजट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 240 दिया हुआ, मैंने नहीं लिखा है। प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए रुपए, तो 240/x। 4 छात्र क्या हुए? चले गए, तो शेष छात्र कितने बचेंगे? x - 4। ये रुपए हैं, ठीक है। तब प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए रुपए कितने होंगे? 240/x - 4। अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही 4 छात्र चले जाते हैं तो प्रत्येक छात्र पर 5 रुपये अधिक लगता है। तो ये तो 5 रुपये अधिक दे ही रहे हैं, तो इसमें हम 5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर अपनी इक्वेशन आराम से सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से। तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आएंगी। एक तो x - 16 के अकॉर्डिंग 16 निकल के आएगी और x + 12 के अकॉर्डिंग क्या निकल आएगी? -12। तो -12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस संख्या थोड़ी नहीं होती है। छात्रों की संख्या माइनस में थोड़ी नहीं होगी, किस में होगी? प्लस में। तो छात्र कितने टोटल थे उसके? 16। अगर किसी बच्चे को और क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमें बताएं। अब बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा
वृत्त में खींची गई जिसकी त्रिज्या √50 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया और ये रेडियस √50 है, ये भी √50 है, जीवा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसके करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैंने क्या देखा कि जब ये √50 है तो हम इससे लंब डाल लेंगे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समान दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जब ये पूरी 10 है तो ये कितनी रह जाएगी 5। तो आप अपनी OM निकाल लेगी, जो ऊंचाई लंब डाला है ना मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझसे ये भी कहता है 1/2 r² sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या तुम्हारा AB, ऊंचाई क्या है OM। रख करके हमें अपना एंगल निकाल सकते हैं। अगर आप ये ना कर पाओ तो एक काम मैं आपको बताती हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये √50 है, ये भी है। AB² इक्वल OA², जो मैंने आपका यहाँ फिगर बनाया था जीवा और रेडियस का, तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं थीटा निकालने के लिए कि देखा बड़ी भुजा का जो वर्ग है शेष छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। वर्गों के योग के कैसा आ रहा है, बराबर। तो ये क्या मेरा हो गया, एक समकोण त्रिभुज ही ऐसा करता है। तो इसका मतलब केंद्र पर जो कोण बन रहा है तो ये कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इस तरीके से कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और थीटा निकालने के लिए चाहे आप इस विधि का यूज कर लो या आप यहाँ से कर लो, आपको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है sin थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 + cot थीटा। हमें प्रूव करना है यहाँ पर sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो मैंने यहाँ पर LHS ले ली है। tan को मैं खोल सकती हूँ sin अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा sin, सेम प्रोसेस में ये चीज़ लिखी हुई है, कॉमन कर लेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। लासा ले लेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मैंने बताया हुआ पहले भी है। sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। सेपरेट कर देंगे अलग अलग, sin थीटा के अपॉन लिख लेंगे, cos थीटा के अपॉन लिख लेंगे। तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec, 1 अपॉन sin क्या होता है cosec। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही मेरी RHS थी तो मेरा ये प्रूफ हो गया है, RHS हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 10 सेंटीमीटर बिंदु 3, -4 और एक बिंदु है 1, 2। इस रेखाखंड पर दो बिंदु हैं P और Q जो रेखा को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो बिंदु P के लिए जो अनुपात होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये कितना है 1, ये कितनी है 2 वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो 1:2। और बिंदु Q के लिए रेशियो कितना होगा 2:1। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बिंदु P के लिए अनुपात 1:2 है, Q के लिए 2:1। बिंदु P रेखा AB को 1:2 में अंततः विभाजित करता है। बिंदु P के निर्देशांक P, -2। तो बिंदु P के निर्देशांक का फॉर्मूला हम आपको बता दें, अंतः विभाजन m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 रख देते हैं। फिर हम यहाँ पर अपना कंपैरिजन कर देंगे। तुलना करने पर क्या चीज़ निकल करके आ रही है, देखो 7/3 -2 तुलना की है तो P की वैल्यू 7/3। लेकिन अभी हमें Q की वैल्यू भी चाहिए, इस वाले Q की। इसके लिए रेशियो मैंने क्या लिखा है 2:1। और बिंदु आपके यही दे रखे हैं 3, -4 और 1, 2। इनको मैंने जब यहाँ पर पुट किया तो ये चीज़ यहाँ पर भी निकल करके आ गई है। तो देखा Q की वैल्यू क्या निकल के आई 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है और आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई का एक शंकु काटा गया है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का ही एक शंकु काटा गया है। तो वो ये कह रहा है कि शंकु जो काटा गया है तो शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे अच्छी बात, तो बेलन की जो ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई, जो उसकी त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं? अगर तुम्हें फॉर्मूला ना याद हो तो एक काम तो आप लोग कर ही सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। एक तरीके से कर्ण जैसा बन जाता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडरवुड 136 निकल करके हमारी आई है सेंटीमीटर। तो शेष ठोस का आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और आपको मैंने फॉर्मूले लर्न नहीं करवाए, समझाए थे कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 पार्ट होता है। तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये निकल के 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू अपनी पुट कर दी तो ये रहा। अगर आप पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहते तो मत रखना, आपका आंसर 240 पाई आ जाएगा फिर। ठीक है। अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये खोल तो कट के ऊपर निकल चुका है, तो बचा क्या तुम्हारे पास? नीचे का तो बेस बचेगा ही बचेगा, ऊपर का बचेगा और अंदर जो हिस्सा बचेगा उसका रूप ले लेगा किसका? शंकु का। तो हमारा शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, और ये शंकु का वक्र पृष्ठ। पाई आर हम कॉमन कर लेंगे, इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल आएगी। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की कैसी है? 4 गुनी। तो 2 अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। अब जब दहाई का अंक हमने x मान लिया, इकाई का अंक y, तो मूल संख्या क्या हो गई? 10x प्लस y। तो प्रथम शर्त ये कह रही कि जो संख्या है वो अंकों के योग की 4 गुनी है। तो ये तो 4 गुनी है, इसको 4 गुना हम कर देंगे। इक्वेशन निकल के आई, तो मैंने यहाँ 2x = y ले लिया। द्वितीय शर्त कह रहा है कि अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है, तो अंकों के गुणनफल को 3 गुना कर देंगे। y की वैल्यू 2x हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल के हमारी कितनी आई? 0,2। तो 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर यहाँ 0 ले लेंगे तो y भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो मूल संख्या y बराबर हमारा कितना निकल के आया? 4। तो मूल संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 3rd। कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई पर एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर 30 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश। 30 अंश के कोण से इसके बाद तुरंत 45 का बन जाता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जहाज है समुद्री वो उसकी ओर आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, कभी अगर भूल जाओ तो बड़ा कोण हमेशा पास बनता है और छोटा कोण हमेशा दूर बनता है। ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है और ऊपर से देखने पर ये 30 बन रहा है तो हमने यहाँ 30 बनाया, और ये जो 45 बन रहा है तो वो यहाँ से बनेगा, तो 45 यहाँ बन गया। अब बात करती हूँ ए बी प्रकाश स्तंभ है, सी से डी तक पहुँचने में तय की गई दूरी मैंने क्या मान ली? y, तो इसे क्या मान लेंगे? x। अब सबसे पहले बात करेंगे नज़दीक वाले ट्रायंगल से त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना? 45। एक बात और ध्यान रखना, अगर हमारा एंगल 45 है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है। अब त्रिभुज ए सी बी पूरा ट्रायंगल लेंगे तो थीटा कितना है? 30, और ये कितनी है? 100, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस y। तो वो करके यहाँ पर मैंने वैल्यू निकाल दी है, ये निकल के आई है 73 मीटर। आप सब लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। अब अथवा का इसका क्वेश्चन और दे रखा है। एक मंदिर है उस पर पताका लगी हुई है। एक मंदिर है और उस पर पताका लगी हुई है। मंदिर की ऊंचाई हमें दे रखी है यहाँ पर कितनी? 10 मीटर है, और मंदिर से किसी भूमि पर एक बिंदु है उस पर 30 अंश का कोण बना रही है, और पताका उसी बिंदु पर कितना बना रही है? 60 डिग्री का है। तो बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे? x। तो ए बी सी पताका जिसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली? h मीटर।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल से बात करेंगे, तो tan 30 हो जाएगा 10/x। वैल्यू हमारी x की निकल के आई 10√3। अब मैं बात करूँगी त्रिभुज APC में, तो कितना एंगल हो जाएगा 1060 इज इक्वल टू, अब पूरी दूरी हो गई 10 + h अपॉन क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी निकली है 10√3, 1060√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊंचाई कितनी निकल के आई 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि 100 व्यक्तियों की आयु दर्शा रहा है, तो आयु का वर्गंतराल दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। वो कह रहा है कम से कम विधि द्वारा संचयी बारंबारता बंटन बदलिए। कम से कम का मतलब क्या है 10 से कम, कितने लोग हैं 5, और 20 से कम, ये यहाँ पर 15 व्यक्तियों की संख्या आती है। संचयी बारंबारता क्या होती है, ऐड करते हुए हम चले आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम अपना काम कर लेंगे। संचयी बारंबारता आपको निकालनी आ ही रही है, देखती जाओ। 20 आया, फिर 20 से 30 से कम, 30 से कम कितने लोग 20, तो इस 20 में हमने 20 जोड़ दी, कितने आया 40, 40 से कम तो 40 निकल गया, उसमें था 23। पूरे देखो लास्ट हमारा कितना निकल गया 100 ही टोटल हो गए। तो अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे क्या कि ट्रायंगल ABC में एंगल B90, मैंने फिगर बनाया B90 किया, tan A कितना दे रखा 1/√3। हमने ट्रायंगल बेस से सॉल्व ना करके tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है tan 30 की, तो A कुल हमारा कितना निकला 30 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180, तो एंगल C हमारा निकल के कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जिसकी हमसे वैल्यू पूछी थी। तो मैंने sin 30 cos 60 cos 30 sin 60 सबकी वैल्यू रख करके और सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है sin A = 1/2, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin A 1/2 किसकी वैल्यू है sin में sin 30 की, तो A की वैल्यू क्या निकली 30 डिग्री। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट गई, तो √3/2 एलसीएम लिया 2 + √3/2, 2 से 2 कट गया, लासा लेंगे तो 2 + √3, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, √3 का गुणा करेंगे तो 2√3 + 3 + 1, सॉल्व करने पर 2 कॉमन किया, √3 + 2 पूरा कट गया, आंसर क्या निकल के आया 2। अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का लासा और मासा का योग कितना है 7380। तो मैं और जो मेरा लासा है वो मासा से इतना अधिक है, तो मैंने मासा क्या मान लिया x, तो लासा क्या होगा x + 7340। तो यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ अपने प्रश्नानुसार योग कितना दे रखा है इतना, तो यहाँ से हम अपना x निकाल सकते हैं। तो लासा कितना हो जाएगा 20 + 7340 7360, आंसर आ गया लासा का। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो लासा और मासा का n2 कर दिया, ये आंसर आ गया। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करके हमें बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हॉकी से पहले और क्या खेला था?